subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the aminoglycosides. I will cover the basic history and the development, drug classification, introduction, chemistry and the basic pharmacology. तो आज के इस वीडियो पे हम इम्यूनोग्लाइकोसाइड के मीन्स स्ट्रेप्टोमाइसिन वाले क्लास की ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो जो है आपके केमिस्ट्री के सिलेबस वाइज है, बट इसमें हम फार्माकोलॉजी भी समझेंगे डिटेल में। इस टॉपिक से बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और आपके जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोमाइसिन या इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स। इसलिए इस वीडियो का पूरा देखिए। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से नोट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो इम्यूनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, ये आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का यूनिट नंबर 1 का पार्ट है, जो कि चैप्टर नंबर 3 है मेरे इस नोट्स में। इसमें जो सिलेबस है आपको पढ़ना है, जो 3 ड्रग मेन है आपके, वो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और कानामाइसिन। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो हमने पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, वो एक तरीके से सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के ड्रग हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। तो उनमें से पहला है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन या इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स, सेकंड है आपका टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड्स वगैरह हैं। तो ये के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं पहले हिस्ट्री और डेवलपमेंट की। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग था उस समय के लिए, और ये एक तरीके से फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर्ड हुआ था। लेकिन इसकी डिस्कवरी पे इसका जो हिस्ट्री है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। मैंने इसके जो नोट्स हैं वो बहुत सारे वेबसाइट के थ्रू, आपकी विकीपीडिया के थ्रू और बुक के थ्रू मैंने बनाया है। तो जब भी हम स्ट्रेप्टोमाइसिन हो या आपके इम्यूनोग्लाइकोसाइड ड्रग की डिस्कवरी की बात करें तो उस पर एक नाम कॉमन है, वॉक्समैन। वॉक्समैन के नाम से ही हम जानते हैं कि वॉक्समैन ने ही स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी की थी और उन्हीं की डिस्कवरी पे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। लेकिन ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है, मतलब सही है बट पूरा जानकारी नहीं है। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो बेसिकली इन 1943 अक्टूबर का मंथ था, अक्टूबर 1943 पे जो है आपके जो साइंटिस्ट थे वॉक्समैन, उनके जो पीएचडी स्टूडेंट हैं, सो स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज वन ऑफ द फर्स्ट इम्यूनोग्लाइकोसाइड ड्रग टू बी डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड बाय A.I. Chest, a PhD student in laboratory of S.A. Waxman at Rutgers University in research project funded by the Merck Corporation and isolated it from the Actinobacterium Streptomyces gracius। तो जैसे मैंने कहा कि वॉक्समैन साइंटिस्ट हैं, उनके एक पीएचडी स्टूडेंट हैं उनके एक लैब में आपके A.I. Chest, इन्होंने ही आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन की ओरिजिनली डिस्कवरी की थी। आइसोलेशन क्या था उनके लैब पे, ठीक है। और इसकी जो आइसोलेशन है वो उसका जो सोर्स था वो था आपका एक्टिनोबैक्टीरियम या एक्टिनोमाइसिटिस, जिसमें आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, ये उनके बेसिक सोर्स हैं, ठीक है। एंड इट इज़ द मेन क्लेम फॉर द फेम आर इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल द ट्यूबरक्लोसिस। इसकी जो डिस्कवरी थी वो बेसिकली प्लेग के लिए और ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया गया था। ये पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के रूप में और आपके प्लेग के रूप में। इनका सोर्स है आपका, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस का जो मेन कॉस्केटिव एजेंट्स है वो है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग का है आपका एर्सिनिया पेस्टिस। ये भी क्वेश्चंस आते हैं आपके जीपेट में, इनके बेसिक सोर्स क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, देयर इज एन अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द सचेट वॉक्समैन स्टोरी। वॉक्समैन कन्विंस्ड Sachet to sign over his royalty right to streptomycin to what was supposed to be non-profit foundation, but Sachet later learned that the foundation was paying royalty to Waxman। तो उस समय जो पेटेंट, उसमें जो ड्रग डिस्कवरी हुई थी उसके लिए पेटेंट लिए होंगे, उसके लिए रॉयल्टी लिए होंगे। तो आपके जो फाउंडेशन है उन्होंने रॉयल्टी प्रोवाइड कर रहे थे आपके साइंटिस्ट लोगों को, बट वॉक्समैन ने सचेट को कहा कि आप रॉयल्टी को विड्रॉ कर लीजिए, ये फाउंडेशन को हम देंगे, दान करेंगे, ये मेडिकल के लिए अच्छा है, आपके लोगों के लिए अच्छा है। तो उन्होंने आपके जो राइट ऑफ कर लिया है, उन्हें जो है आपके रॉयल्टी को ना लेने के लिए साइन कर चुके थे आपके सचेट ने। लेकिन
बाद में पता चला कि सचेट को ही रॉयल्टी नहीं मिल रही है, लेकिन वॉक्समैन को रॉयल्टी मिल रही थी। तो उन्होंने बाद में उनको केस किया उसके ऊपर, बाद में वो केस भी जीत गए और फिर बाद में जो रॉयल्टी है उनको भी मिलने लगी। 3% रॉयल्टी उनको मिल रही थी, जबकि वॉक्समैन को 10% रॉयल्टी मिल रही थी। इसके अलावा जो मेन डिस्कवरी है उसमें पूरा फोकस वॉक्समैन को गया। जो भी उसके रिकॉग्निशन है उसमें जो आपके हिस्ट्री में जो नाम है वो केवल वॉक्समैन का ही है, सचेट का नहीं है। तो वो अनफॉर्चुनेट था, वो सही नहीं था। Waxman get so much recognition for the discovery of streptomycin, and Waxman, but not Sachet, was awarded in 1942 Nobel Prize in Physiology or Medicine for his work that led to the discovery of streptomycin. तो जबकि डिस्कवरी दोनों ने की थी, ठीक है, लेकिन जो आपका नोबेल प्राइज़ है वो केवल वॉक्समैन को ही मिला, क्योंकि उनका नाम जो है कहीं पे रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था सचेट का आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी पे। तो ये उनके साथ सही नहीं हुआ था। एंड वॉक्समैन एंड इस लेबोरेटरी स्टाफ डिस्कवर्ड सेवरल एंटीबायोटिक्स इंक्लूडिंग द एक्टिनोमाइसिन, स्ट्रेप्टोथ्रिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, फ्रामाइसिन, कैंडिसिडिन एंड कैंडिडिन। तो ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बाद में आपके जो वॉक्समैन की लेबोरेटरीज में डिस्कवर्ड हुए, जो कि बहुत ही अच्छे ड्रग थे। जो मेन आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन है, दो ड्रग फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले ड्रग थे, एंड फाउंड एक्जिस्टिंग एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस न्यूमरस इन्फेक्टिव डिसीज या इन्फेक्शन डिसीज। तो बाद में इनकी जो यूजेस है बहुत सारे इन्फेक्शन में होने लगा, लेकिन ओरिजिनली ये आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के रूप में हुआ था और प्लेग के रूप में, एंटी प्लेग ड्रग के रूप में हुआ था। तो ये इनकी बेसिक हिस्ट्री थी। अब आते हैं इनके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या है, क्या उनकी बेसिक केमिस्ट्री है, क्या उनके ड्रग्स हैं और क्या उनकी बेसिक फार्माकोलॉजी है। सो देयर आर एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड द मैक्रोमोनोस्पोरा स्पीसीज। सो जो एमिनोग्लाइकोसाइड है, एमिनोग्लाइकोसाइड के जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी दो मेजर सोर्सेस हैं। पहला है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से, सेकेंड आपका मैक्रोमोनोस्पोरा, और इन दोनों के बेस पे ही हम उनका नॉमेनक्लेचर किए। कंपाउंड derived from the streptomyces have the mycin suffix and whereas those from the macromonospora have the mycin suffix। ये भी इंपॉर्टेंट है जीपेट के लिए, ठीक है। तो इसमें जो आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, या आपके जो स्ट्रेप्टोमाइसिस से जो बनने वाला एंटीबायोटिक्स था वो आपके माइसिन था, लेकिन जो मैक्रोमोनोस्पोरा स्पीसीज से जो मिला था वो है आपका मिसिन्स हैं। बात करें फॉर एग्जांपल की ड्रग की, तो जो मिसिन्स में बेसिकली आते हैं आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन, नियोमाइसिन, ट्रोबोमाइसिन और फ्रामाइसिटिन। ये आपकी माइसिन्स हैं, बेसिक सोर्स हैं। जबकि बात करें मिसिन्स की, उनमें आते हैं जेंटामिसिन, सिसोमिसिन। तो ये आपके जो ड्रग हैं वो मिसिन्स हैं। मिसिन्स बनते हैं आपके कहाँ से मिलता है, मैक्रोमोनोस्पोरा। ये आपके क्वेश्चंस आते हैं, सोर्स क्या है इनका, ठीक। अब ये बेसिक सारे जो मेन ड्रग हैं उनके बेसिक सोर्सेस हैं। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से मिलते हैं, लेकिन स्पीसीज जो हैं अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन की, तो वो मिलता था हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। न्यूमाइसिन की बात करें, ये मिलता है एस फेरेडी। कानामाइसिन की बात करें तो ये होता है एस, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिस कानामाइसिलेटिस। जेंटामाइसिन की बात करें तो ये होता है जेंटामिसिन की बात करें, जेंटामाइसिन, ये मिसिन है, नॉट माइसिन। जेंटामिसिन की बात करें तो होता है आपको मैक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरा, ये बेसिक सोर्स है, मैक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरा। नेल्टीमिसिन की बात करें तो मैक्रोमोनोस्पोरा सी बनता है। टोब्रामाइसिन की बात करें जिसे हम नेब्रामाइसिन भी बोल सकते हैं, ये आपका एस मीन्स स्ट्रेप्टोमाइसिस टेनेब्रेरियस से मिलता है। फ्रामाइसिन की बात करें तो ये मिलता है आपका एस डेकारिस। पैरामोमाइसिन की बात करें वो मिलता है आपका एस रिमोसस, एस पैरामोमाइसिनस। एमिकासिन की बात करें तो ये सिंथेटिक है, ये इट इज़ द 1L-4 एमिनो हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल कानामाइसिन। तो कानामाइसिन का ही डेरिवेटिव से सिंथेटिक ड्रग है। तो ये जो सोर्सेस हैं बेसिकली आपके जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि इनका सोर्स क्या है, इन ड्रग्स का नाम आएगा और सोर्स क्या हो सकता है। तो ये सब आ सकते हैं एग्जाम में, पढ़िए। और केमिस्ट्री की बात करें तो दे कंटेन वन और मोर एमिनो शुगर्स। तो बेसिकली एमिनोग्लाइकोसाइड्स, तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स में बेसिकली एमिनो शुगर्स होते हैं और आपके होते हैं ग्लाइकोसाइड लिंकेज से होता है आपका 6 मेम्ब्रेन कार्बन रिंग। तो
they contains the one or more amino sugars like glucosamine and glucosamine or niacinamide joined in glycoside linkage to a basic 6-membraned carbon ring that called aminosaccylitol. ठीक है, ये बेसिक हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये आपका जो है, ये जो हैं और ये जो हैं, ये दो आपके हैं एमिनो शुगर हैं, और जो ये आपका रिंग है वो है आपका एमिनोसैक्लिटोल। ठीक है, ये आपका एमिनोसैक्लिटोल रिंग है। ठीक, तो इसमें आप सब सिमिलर लग रहा है, बट अंदर क्या है देखिए, यहाँ पे एक तरीके से ये आपके शुगर्स मोइटी हैं, ये साइक्लिक शुगर्स मोइटी हैं। ठीक है, इसमें आपको वो आपको दिखाई देगा जॉइंट पे, इस पे नहीं है। ये 6 मेंबर्ड आपके रिंग हैं जो कि आपका साइक्लिसिटॉल या फिर एमिनोसैक्लिसिटॉल, एमिनो है और ये साइक्लिक फॉर्म है, आपका ये ऑल है, इसलिए एमिनोसैक्लिसिटॉल है। अब ये देख रहे हैं ये आपको शुगर मोइटी है, इसकी पेंटोज हेक्सोज होता है, तो पेंटोज भी हो सकता है, हेक्सोज भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द ड्रग। ठीक है, तो आपका ये देखोगे तो आप कैसे लगेगा कि ये आपका कैसे शुगर है, तो बेसिकली साइक्लिक फॉर्म है शुगर का। तो नॉर्मली देखिए ये आपका बेसिक शुगर का मोइटी है। ठीक है, तो इस पर बेसिकली हुआ क्या है, जो ये पोजीशन नंबर 6 है, ये 1 है और 5 है, और 5 और 1 के बीच में जो है साइक्लिक फॉर्मेशन हुआ है। 5 और 1 के बीच में आपके इस पोजीशन और इस पोजीशन पे, इस तरीके से यहाँ पे आपका 5 पोजीशन पे CH2OH है, 1 पे CHO है, तो यहाँ से जो है इस तरह के साइक्लिक फॉर्म करेगा और ये बनेगा। तो ये आपका जो है OH ग्रुप हैं वो आपके जो हैं NH2 ग्रुप बन सकते हैं बाय द रिएक्शन। हम अमोनिया संश्लेषण कराएंगे तो आपका HOH निकलेगा बाहर और बनेगा NH2 जाके बाइंड होगा। तो ये बाइंड होता है बेसिकली आपके पोजीशन नंबर जो 6 है वहाँ पे जो CH2 है NH2 वो बन सकता है, इसके अलावा 3 पोजीशन उसमें बन सकता है, डिपेंड करता है कि ड्रग कौन सा है। तो ये बेसिकली आपके एमिनो शुगर्स और आपके एमिनोसैक्लिटोल से बना होता है। ठीक है, ये बेसिक केमिस्ट्री है। अब आते हैं इनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन पे। तो मोड ऑफ एक्शन के लिए फार्माकोलॉजी का बुक है या फिर आपका जो मेरे लेक्चर्स हैं वो प्रेफर कीजिए, बट हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपके जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें ये आपका tRNA है, ये आपका mRNA है, ये आपका rRNA है जो राइबोसोम को बोलते हैं, ये 50S राइबोसोमल यूनिट है, ये 30S राइबोसोमल यूनिट है। ठीक है, तो होता क्या है आपका जो tRNA है उसमें होता है एंटीकोडॉन्स और mRNA में होते हैं कोडॉन्स। ये कोडॉन्स हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको वो आपके क्या हैं, कोडॉन्स हैं। ठीक है, और ये जो हैं आपके tRNA में वो हैं आपके एंटीकोडॉन्स। जब कोडॉन्स और एंटीकोडॉन आपके बाइंड होते हैं तब वो बनता है एक आपका एमिनो एसिड्स। ठीक है, लेकिन आपका जो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इस कोडॉन के सीक्वेंसिंग को चेंज कर देता है। सीक्वेंसिंग चेंज होने की वजह से वो मिसलीड या मिसरीड होता है। दे लीड टू द एबनॉर्मल कोडॉन एंटीकोडॉन एंड मिसरीड द मैसेज फॉर द एमिनो एसिड्स एट 30S सब यूनिट। तो 30 सब यूनिट पे ही बाइंड होते हैं tRNA और कोडॉन्स जिसमें होते हैं एंटीकोडॉन और कोडॉन। तो ये बाइंड होने से बनता है एमिनो एसिड, बट इसका जो कोडॉन का सीक्वेंसिंग चेंज होने की वजह से जो ओरिजिनली में बनने वाला है एमिनो एसिड वो नहीं बन पाता, क्योंकि इनका जो कोडॉन है वो सीक्वेंसिंग चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ये बेसिक आपके मैकेनिज्म एक्शन है आपके एमिनोग्लाइकोसाइड का। सो द ऑल द एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियोसिडल। तो ये बेसिकली सारे क्या हैं, बैक्टीरियोसिडल हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की क्लास में आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन वाले क्लास हैं, मतलब एमिनोग्लाइकोसाइड हैं, आपके टेट्रासाइक्लिन्स हैं, आपके क्लोरामफेनिकोल हैं, आपके मैक्रोलाइड्स हैं लाइक एरिथ्रोमाइसिन वगैरह। सारे के सारे जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं केवल एमिनोग्लाइकोसाइड को छोड़कर क्या है आपके बैक्टीरियोस्टैटिक्स हैं। लेकिन केवल एक ही क्लास एमिनोग्लाइकोसाइड वो आपके बैक्टीरियोसिडल में आते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स वाले जितने भी ड्रग हैं उनमें, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं जीपी पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिए। ठीक है, इनमें से कौन सा बैक्टीरियोसिडल है, एमिनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, क्लोरामफेनिकोल। आंसर होगा एमिनोग्लाइकोसाइड, उनमें से खासकर स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, दे इनहिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय द कंबाइनिंग विद द 30S राइबोसोमल सब यूनिट of the bacteria ribosome and induce the miscoding या misreading of the mRNA codon, resulting the incorporation of the wrong amino acid in bacteria peptide chains
some antibiotic of the category in addition to 50S ribosomal unit, they also interfere with the binding of aminoacetyl tRNA which prevent the chain elongation। ठीक है, तो ये जो एमिनोग्लाइकोसाइड है एक तो इनके मिस कोडॉन को सीक्वेंसिंग चेंज करता है, मिस कोडॉन करता है, सेकेंडली tRNA को बाइंड होने नहीं देता है। तो दो बेसिक इनके मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, एंड द पेनिट्रेशन ऑफ द एमिनोग्लाइकोसाइड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन of bacteria depend on the oxygen dependent active transport system by a polymer carrier system, hence they have minimal activity against the anaerobic bacteria। तो बेसिकली सपोज ये मान लो आपका बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया पे एक तरीके से आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही है उस चैनल को बनने के लिए, चैनल को आपके रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि आपके जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया को अपने लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उन पे ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो नहीं हो पाता। इसलिए जो एमिनोग्लाइकोसाइड है वो आपके सेल्स के अंदर में प्रॉपर्ली एंट्री नहीं कर पाता और फिर काम नहीं कर पाता। लेकिन जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं उनमें सिस्टम होते हैं, इसलिए इजीली वो पेनिट्रेट करता है और फिर वहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है, उसको एक तरीके से ब्लॉक करता है। क्लियर है? ठीक है, अब इनका बेसिक इन स्पेक्ट्रम है। सो एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर द नैरो स्पेक्ट्रम। याद रखिए क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम है। आपके टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकॉल है, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। लेकिन आपके एमिनोग्लाइकोसाइड की बात करें वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। आर द इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव एरोबिक बेसिली ओनली। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू द एमिनोग्लाइकोसाइड बाय एंटीबायोटिक्स एक्सेप्ट द एस और एस और एस एपिडर्माइडिस। ये दोनों ही बैक्टीरिया पे काम करते हैं ग्राम पॉजिटिव के, बाकी जो बैक्टीरिया पे ये ड्रग काम नहीं करता है, याद रखिए। ठीक है, बात है रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्यों होते हैं? रेजिस्टेंस आपके जो पाथवेस हैं, एंट्री के हो, मेटाबॉलिज्म के हो, उनको इनहिबिट करके हो सकते हैं। तो बात करें हम इम्यूनोग्लाइकोसाइड की, एक तो पेनिट्रेशन है। अगर हम ऑक्सीजन डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम्स में अगर मॉडिफाई होती है, उनके जो सीक्वेंसिंग है, उनके जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, तब वो हो सकता है, या फिर इनके जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाए। सो रेजिस्टेंस टू द इम्यूनोग्लाइकोसाइड अकर्स इन द मेनी वेज लाइक द इनएक्टिवेशन थ्रू द माइक्रोबियल एंजाइम्स। माइक्रोबियल एंजाइम्स के थ्रू इनएक्टिवेशन होना, लाइक या विच फास्फोराइलेशन और फास्फोराइलेट, एडेनालेट और एसाइटालेट। तो एसाइलेशन के थ्रू, एडेनालेशन के थ्रू या फास्फोराइलेशन के थ्रू इन जो स्ट्रेप्टोमाइसिन वाले ड्रग्स हैं उनको इनएक्टिव करना, या फिर फेलियर ऑफ द पेनिट्रेशन थ्रू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनकी वजह से ही आपका दो चीज़ों की वजह से ही ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है। बात करें फार्माकोकाइनेटिक की, तो बेसिकली पोलर ड्रग हैं, ये आपके पोलरली एब्जॉर्ब होते हैं ओरली, इसलिए इसको पेरेंटली ही मेनली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी पोलरली एब्जॉर्ब होने की वजह से या पोलर नेचर के होने की वजह से ये आपकी बीबी है, उसको क्रॉस नहीं कर पाता अच्छे तरीके से। ठीक है, आपकी ये ईजिली किडनी से आपका क्लियर हो जाता है। तो ये बेसिक इनके काइनेटिक प्रोफाइल हैं, आप फार्माकोलॉजी में और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, बात करेंगे एडीआर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जीपेट्स में क्वेश्चन आते हैं एडीआर से, याद रखिए। ठीक, तो एडीआर में बेसिकली आपके 3 मेजर एडीआर हैं। फर्स्ट है आपका ऑटोटॉक्सिसिटी, मीन्स इट डैमेज द एर्थ कैनियल नर्व्स, कोक्लियर एंड वेस्टिबुलर डैमेज। एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, tubular damage resulting in the lower urine concentration, low GFR, albuminuria and nitrogen retention, and neuromuscular blockade, reduce the acetylcholine release from the motor nerve ending। तो ये 3 मेजर इनके साइड इफेक्ट्स हैं आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन के, ओरोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक एंड द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। बस आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे SAR of the immunoglycoside and the basic chemistry or medicinal chemistry of the kanamycin, neomycin and the streptomycin. So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.